हेलो मेरे बच्चों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और जैसा कि वीडियो आप देख सकते हैं, बायोलॉजी का वीडियो है। और बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है श्वसन, उसका बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव इसमें हम कराने वाले हैं। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, सारा के सारा ऑब्जेक्टिव पिछला एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए करना क्या है, एक बार जोरदार तरीके से इस वीडियो को शेयर कर देना है। जो भी आपके कनेक्ट में है, जो भी विद्यार्थी है, सबको कनेक्ट करना है ताकि सबको फायदा हो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 से होने वाला है। बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है श्वसन, और इस श्वसन से परीक्षा में आने वाले जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव्स का इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। और बहुत ही कम समय में इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम करा देंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मुट्ठी है। आप मुट्ठी जानते हैं, आप एक फिल्म देखिएगा, हीरो था सनी देओल, क्या बोलता है कि 2.5 किलो के हाथ है। तो आपको भी अपना दिमाग 2.5 किलो का बना लेना है। ठीक है, और 2.5 किलो का बना करके क्या करना है, तैयारी को जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से करना है, ताकि जब बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने बैठे तो उस समय ये ना सोचे कि शायद थोड़ा और पढ़ लिए होते। ठीक है, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो शायद वाली बात आना ही नहीं चाहिए, पूरा बात आना चाहिए कि पढ़े हैं। ठीक है, पता है कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कितना अच्छी बात है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। यानी सब चीज किस्मत के भरोसे छोड़ने वाला इंसान बेवकूफ होता है। अगर हम में इरादा है, हमें जज्बा है, जुनून है, तब हम आपको बना रहे हैं, ये वीडियो बना करके आपको दे रहे हैं। तो आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए। अगर आप वीडियो को ओपन कर दिए हैं, इसका मतलब आपके अंदर जज्बा है, जुनून है कि हमें अच्छे नंबर से पास होना है। और जब अच्छे नंबर से पास होना है तो आप वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, और ये चैनल आपको भरोसा दिलवाएगा कि अच्छा ही नहीं, बेहतरीन नंबर से पास करवाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि ये नई चैनल है और हम लोग अपना पूरा 100% आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि बच्चों का भला हो सके। और जब बच्चों का भला होगा तो हमारा भी क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने वीडियो के पहले ऑब्जेक्टिव पे। और पहला ऑब्जेक्टिव है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। पहला है जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन, श्वसन। तो इसका सही आंसर क्या है, आपको कमेंट में देते भी चलना है कि सर इसका सही आंसर ए है, बी है, सी है, सब देना है। इससे क्या होगा, आप उस पर फोकस रहते हैं। जब आप कुछ काम करते रहते हैं तो आप उस पर फोकस रहते हैं, वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक संचित रहता है। ठीक है, तो जनन के द्वारा तो नया जीव बनता है, नियंत्रण के द्वारा अपने आप पे हम लोग कंट्रोल करते हैं, उत्सर्जन के द्वारा खराब पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। तो सही आंसर हो जाएगा श्वसन। श्वसन क्रिया के दौरान ही हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। पहला ऑप्शन है दहन, ऑक्सीकरण, परिवर्तन, समन्वय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बताइए क्या होगा। दहन मतलब क्या होता है, किसी चीज को जलाना, तो जलाना यहाँ पे नहीं है। परिवर्तन मतलब बदलना, बदलना भी नहीं है। समन्वय मतलब क्या करना, कोलैबोरेटर समझता है ना, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, तो ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा सही आंसर। ऑक्सीडेशन के द्वारा ही शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तीसरा है, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण, डीएनए, एटीपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो भागना नहीं है, आराम से वीडियो को देखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, श्वसन का पूर्ण मतलब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ये भी नहीं होगा। हरित लवण तो पौधा में होता है, डीएनए भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा एटीपी। इसी को बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और यही रासायनिक ऊर्जा का वाहक होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, इसमें सब इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जितना प्रीवियस क्वेश्चन है ना, वहां से क्वेश्चन छाट चला है। ठीक, अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है। तो जब ग्लूकोज C6H12O6, यही ना ग्लूकोज है, और जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, टूटता है। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करते क्या होता है, टूटता है। और टूटने के बाद श्वसन क्रिया में क्या मुक्त होता है,
तो हमारा मुक्त होता है 6CO2। क्या होता है 6CO2 6H2O और प्लस में क्या होता है ऊर्जा होता है। देख लीजिए कहाँ आंसर है, यहाँ से आपको मिला लेना, मिला लीजिए कहाँ से आंसर है। CO2O2 मुक्त होता है। देखिए श्वसन क्रिया के दौरान बनता है तो CO2O2 सही है, O2 नहीं बनता है, गलत। O2 हमारा इधर है, O2 H2O एवं ऊर्जा, ये भी गलत, O2 तो बन ही नहीं रहा। CO2 H2O ऊर्जा, ठीक है, CO2 H2O मतलब जल और ऊर्जा, तो यही हमारा क्या हो गया सही आंसर हो गया और एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है ग्लूकोज कितने कार्बन अणु का बना होता है। ग्लूकोज कितने कार्बन अणु का बना होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। इसमें देखिए कार्बन अणु बोला है तो इसमें कार्बन कितना है, तो कार्बन का सब 6 है, तो कितना हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगर इसी में कहता हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कहेगा तो 6। इस प्रकार से निकाल के आप बता दीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव है किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणुबेट पायरुवेट का निर्माण होता है। यानी किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से पायरुवेट के 2 अणु बनते हैं। पायरुवेट के 2 अणु बनते हैं तो है अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, किण्वन, संगल्प। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर हो जाएगा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो पायरुवेट का 2 अणु बनता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का अभाव होता है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था। अगला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है विखंडन, दहन, संश्लेषण, किण्वन। तो विखंडन तो बायोलॉजी में ही है, लेकिन विखंडन मतलब क्या होता है टूटना, तो टूटना नहीं होगा। दहन मतलब जलना भी नहीं होगा। संश्लेषण मतलब कोई चीज बनना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन। किण्वन के तहत ही क्या करता है, हम लोग जिलेबी बनाते हैं, जो भी पकवान बनता है, दही, ठीक है, पाव, रोटी, जितना चीज बनता है सब किण्वन से ही होता है। और इसी किण्वन की वजह से पायरुवेट में जब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति हो जाता है तो इथेनॉल और CO2 बनता है, ठीक है। दारू भी इसी क्रिया के तहत बनाया जाता है। आप दारू अगर बनाते हैं तो आपके काम की चीज है, ठीक है, लेकिन आप विद्यार्थी है, ये शोभा नहीं देती है, तो इसमें नहीं पढ़ना है। नहीं तो अपने बिहार में नीतीश सरकार सबसे ज्यादा कार्रवाई दारू पर ही कर रहा है, तो सोच समझ के चलना है। अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है। यानी किसमें किण्वन की क्रिया होती है। पेशी कोशिकाओं में, ईस्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सभी जीवों में। अब सभी जीवों तो होगा नहीं, गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, पेशी कोशिका भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है और यही ईस्ट के वजह से जिलेबी हम लोग कुछ भी खाते हैं पकवान तो खास्टा लगता है, ठीक है, तो ईस्ट के वजह से ही होता है। अगला है बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में तकलीफ होती है। सही बात है। जब हम दौड़ते हैं या किसी काम को पहली बार करते हैं तो पूरे पैर का हड्डी दुखाने लगता है, देह दुखाने लगता है, सोते हैं तो बुखार आ जाता है। ये सब परेशानी नॉर्मल होता है। किस वजह से होता है, तो कहा इथेनॉल के संचयन से, CO2 के संचयन से, ऊर्जा की कमी से, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद हमारा शरीर ज्यादा काम करने लगता है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का जब अभाव होता है तो लैक्टिक अम्ल का संचयन होने लगता है। कौन अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का संचयन होने लगता है और इसी की वजह से क्या होता है, हमारी मांसपेशियां दर्द करने लगती है। अगला ऑब्जेक्टिव है पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, पूरी तरह से कहाँ टूटेगा, कोशिका द्रव में, पेशी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में। तो ईस्ट भी नहीं है, पेशी कोशिका भी नहीं है, कोशिका द्रव भी नहीं है, तो आप समझ गए होइएगा इसका सही आंसर क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब देना है, पावर हाउस किसको बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पावर हाउस, ऊर्जा घर किसको बोलते हैं, कमेंट में आपको आंसर देना है। अगला ऑब्जेक्टिव है ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रवेश होता है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त वायु यानी ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वायुमंडल से पौधों में किन अंगों द्वारा प्रवेश होता है। रंध्रों से, वात रंध्रों से, अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा। पौधों की पत्ती में होता है रंध्र, रंध्र द्वारा भी जाएगा। तना में होता है वात रंध्र, तो वात रंध्र भी द्वारा जाएगा। अंतर कोशिकाओं का स्थान द्वारा जहाँ पे छिद्र होता है वहां से भी जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। हम लोग इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने और आपको ज्यादा परेशानी भी ना हो, तो इसीलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा है। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है, जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भागों में। तो पौधों में श्वसन कभी में होता है
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़ द्वारा भी शोषण होता है, तना द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक भागों में होता है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति क्या होती है? जंतु की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति क्या होती है? तो धीमी, तीव्र, कभी धीमी कभी तीव्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब गलत है, धीमी होती है। ठीक है, जंतु की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति क्या होती है? धीमी होती है। और विधि कहेगा तो बोलेगा विसरण विधि, याद रखेगा। विधि बोलेगा तो कौन विधि? विसरण विधि आपको याद रखना, ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। अगला ऑब्जेक्टिव है टीडा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? टीडा तथा तिलचट्टा में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? ट्रैकिया द्वारा, गिल्स द्वारा, फेफड़ा द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा। कोशिका झिल्ली नहीं होगा, फेफड़ा द्वारा। तो फेफड़ा द्वारा होता है मनुष्य में। ठीक है, फेफड़ा द्वारा होता है मनुष्य में, जानवर में। ठीक है, इसमें होता है फेफड़ा द्वारा। गिल्स द्वारा कहते होता है जलीय जीव में, यानी मछली में हो जाएगा। आप जलीय जीव याद रखिएगा, जलीय जीव में होगा। तो ट्रैकिया द्वारा होता है कीटों में। ट्रैकिया द्वारा किसमें होता है? कीटों में। तिलचट्टा कीटा हमारा कीट ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ट्रैक। अगला ऑब्जेक्टिव है किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच मिश्रण के द्वारा होता है? तो कहा अमीबा, पैरामीशियम, मछली, इनमें से सभी। तो क्या बोला है? किस जंतु में श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच मिश्रण द्वारा होता है? रक्त और जल, जल हमारा समझने के लिए काफी है। और जल में कौन रहता है? मछली रहता है। ठीक है, जल से हमारा आंसर डील हो गया है कि जल में कौन रहता है? तो जल में हमारा कौन होता है? हमारा मछली महाराज रहते हैं, तो मछली में ये होता है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित यानी निम्नलिखित में किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है? अभी बताएं, फेफड़ा द्वारा कभी में होगा? मतलब बड़े लेवल के जीवों में होता है। ठीक है, बड़े असंधारित जीवों में होता है। तो श्वसन द्वारा फेफड़ा द्वारा किस में होगा? मनुष्य में होता है, मनुष्य में हो जाएगा, जानवर में हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। झींगा मछली है तो नहीं, इसमें गिल्स होता है। सांप में भी नहीं होगा, कोई नहीं भी नहीं होगा, तो कछुआ हो जाएगा। ठीक है, कछुआ में जो है श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। अगला ऑब्जेक्टिव है मनुष्य में नसिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नसिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? ग्रहण क्षेत्र, प्रग्रहण या प्रकोष्ठ, श्वसन क्षेत्र, नासा पटिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, प्रकोष्ठ कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रकोष्ठ बोलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में कौन सीधे वायुकोश में खुलती है? सीधे वायुकोश में कौन खुलेगा? श्वास नली नहीं, श्वसनी भी नहीं खुलता, श्वसनिका भी नहीं खुलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु कोष्ठिका वाहिनियां। क्या हो जाएगा? वायु कोष्ठिका जो वाहिनियां है ना, वो सीधे जाकर के वायुकोश में खुलती है। अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है डायाफ्राम, पसलिया, पुलर मेम्ब्रेन, पैराइटल मेम्ब्रेन। तो जो इसका सही आंसर होगा डायाफ्राम। इसको याद रखना, क्या होगा? डायाफ्राम होगा। अगला ऑब्जेक्टिव है श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब क्या होगा? वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है? नहीं, गलत है। वक्ष गुहा फैल जाता है। देखते हैं, फेफड़ा में से हवा निकल जाती है, इनमें से कुछ नहीं। तो क्या बोला क्वेश्चन? श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तो संकुचित होगा तो क्या हो जाएगा? जब संकुचित होगा, और एक होता है शिथिल यानी फैलेगा। जब संकुचित होगा तो इसका सही आंसर लगाइएगा और क्या होगा? संकुचित होगा तो वक्ष गुहा में फैल जाता है। क्या हो जाएगा? वक्ष गुहा में क्या हो जाएगा? फैल जाता। अगला ऑब्जेक्टिव है सीधे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा क्या है? बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, समान होती है, कोई नहीं। तो जो हमारा सीधे रक्त होता है, मतलब जो अशुद्ध रक्त होता है, सीधे रक्त बोलते हैं अशुद्ध रक्त को। तो अशुद्ध रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा होता है वायुमंडल की तुलना में कितनी होगा? कम होता है। ठीक है, वायुमंडल में तो बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो इसमें कम होता है। अगला ऑब्जेक्टिव है एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली से, विसरण द्वारा, रक्त के माध्यम से, गिल पलिकाओं के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा। अमीबा पैरामीशियम हमारा एक कोशिकीय जीव है। जहां भी एक कोशिकीय जीव दिखेगा वहां आंख मुंह लगाइएगा विसरण, जहां विसरण होगा उसको लगा दीजिएगा। तो विसरण ऑप्शन नंबर पहला में ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में श्वास नली के लिए क्या सही है? श्वास नली के लिए क्या सही है? यह रक्त से भरी होती है, साकी तथा वायु से भरी होती है, साकी तथा रक्त से नहरी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो श्वास नली है, तो श्वास नली में रक्त का कौन काम? गलत हो गया, रक्त का कोई काम नहीं है।
ठीक है। फिर यहाँ भी रक्त का कोई काम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, श्वास नली साकित वायु से भरी होती है। श्वास नली का काम है ऑक्सीजन का आने जाने का काम करवाना, तो किसके द्वारा भरा होगा, तो वायु के द्वारा भरा होगा। अगला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन मानव तंत्र का भाग नहीं है। मानव तंत्र का भाग नहीं है। लसिका छिद्र मानव का है, श्वास नली भी मानव का है, रक्त भी मानव का है, गिल्स मानव का नहीं है। गिल्स का है तो मछली का, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बाह्य नसिका छिद्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है। भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलती है, नसिका बेस में, प्रघ्राण में, ग्रसनी में, लैरिक्स में। तो इसका सब आंसर गलत है, एक ही आंसर सही है, वो ऑप्शन नंबर ए है, नसिका बेस, ठीक है। तो बहुत कम समय में वन शॉट में 10 मिनट के जैसा जो है इस पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को हमने करा दिया। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। और करना क्या है कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जिस तरह जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सीधा आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ 10वां का तैयारी कराया जा रहा है। और जाकर के आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सब विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है और सब विषय का अध्ययन बढ़िया से कीजिए, तब आपका तैयारी बेहतर होगा। तो हम भी कहेंगे कि आपको हम बेहतर से पढ़ाएं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।